नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं अभिषेक रंजन। देखिए, बिहार सरकार को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, जातिगत जनगणना के बाद 15% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था नौकरी में, जो SC ST और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्गों के लिए, जिसको आज कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, उन्होंने खारिज कर दिया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए जाने माने वरिष्ठ राजनीति विश्लेषक भी है अरुण बाबू जी, इनसे बात करेंगे। और दूसरी तरफ बात करेंगे, दूसरे पैनल में हमारे साथ है वीरेंद्र राय जो समाज सेवी भी है, लगातार सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अरुण बाबू से, जिस प्रकार से ये आज जो कहीं ना कहीं सरकार को झटका लगा है, 15% जो आरक्षण का दायरा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, ये जो आज का फैसला आया है वो संविधान के जो मूल अधिकारों में जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है, उसके आधार पर हाई कोर्ट ने जो 50% के ऊपर जो जातीय जनगणना के बाद जो बिहार में पिछड़े वर्ग के लोगों को जो दिया गया, ये आरक्षण दिया गया था, उसको रद्द किया है। दरअसल आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप लगाया हुआ है कि आरक्षण का दायरा 50% से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो और आरक्षण की जो पृष्ठभूमि में अगर हम जाते हैं तो आप देखिएगा कि आरक्षण का आधार बराबर सामाजिक पिछड़ापन रहा है। आज़ादी के समय जो प्रारंभिक दिनों में आपने देखा कि उस समय सिर्फ अंबेडकर ने सिर्फ शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को ही, यानी जो लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उन्हीं को आरक्षण मिला था। लेकिन बाद में कालांतर में BP मंडल की अध्यक्षता में, बिहार के ही BP मंडल साहब थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसको मंडल आयोग कहते हैं, और मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग के लिए भी 27% आरक्षण देने की बात कही। लेकिन कांग्रेस की सरकार, और उस समय जो रिपोर्ट जब आई थी उस समय कांग्रेस की सरकार ही थी, उसने उसको दबा दिया और उसने नहीं किया। बाद में चल के जब BP सिंह की सरकार जब आई तो BP सिंह ने इसको लागू किया। तो और इस तरह से लगभग 27% का जो आरक्षण है वो पूरे हिंदुस्तान में पिछड़ा वर्ग के लिए भी लागू हो गया। यानी अब आरक्षण का दायरा बढ़ के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बढ़ के जो पिछड़े थे वहाँ भी पहुँच गया। लेकिन एक बात दिमाग में रखना होगा कि बिहार में उसके पहले ही एक कर्पूरी ठाकुर जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हुए, तो उस समय एक कर्पूरी फार्मूला उन्होंने लागू किया था, और कर्पूरी फार्मूला लागू करके उन्होंने अति पिछड़ों को और पिछड़ों को और महिलाओं को और सवर्णों को भी उन्होंने आरक्षण देने का प्रयास किया था यहाँ पर। उसको कर्पूरी फार्मूला हम लोग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से आरक्षण एक भारतवर्ष के अंदर यूँ कहें कि एक विवाद का विषय भी रहा है, और ये आरक्षण मांगने की प्रवृत्ति जो है वो सारे जातियों में बढ़ती जा रही है। यानी एक प्रतिस्पर्धा हो गई हुई है कि हम आरक्षण के दायरे में अपने को रखें। ये बहुत ही संकट की स्थिति है। जैसे आपने आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो मराठा समुदाय है, समाज है, वो बहुत ही मजबूत समाज है, और अब मराठा समाज भी वहाँ आरक्षण की मांग कर रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि मराठा समुदाय को ये लगा कि साहब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने ठीक से इसकी पायलटिंग नहीं की है, उसका भी खामियाजा इस चुनाव में उसको भुगतना पड़ा है। उसी तरह से जाट समुदाय जो है वो आरक्षण की मांग अब करता है। जाट समुदाय बहुत ही ताकतवर समुदाय है, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, इन सब जगहों पर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी अब बिहार के अंदर भी आप देखिए तो कायस्थ समाज में आवाज़ उठने लगी है कि हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। और अभी जो जातीय जनगणना हुई है उसमें आया भी है कि जो सवर्ण हैं वो उनमें गरीबी बढ़ी है। तो नेचुरली अगर जातीय जनगणना में ये बात आई है
तो अब सवर्ण भी मांग करेंगे कि हमको आरक्षण के दायरे में रखा जाना चाहिए। तो इस तरह से ये आरक्षण का जो मुद्दा है निश्चित रूप से समाज को इसका हल ढूंढना पड़ेगा। और इसमें एक सबसे बड़ी मैं जो इसमें मामले को देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन नहीं है आरक्षण। चूँकि जो लोग आरक्षण ले रहे हैं उनकी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इस तरह से उस आरक्षण का लाभ जो समृद्ध लोग हैं उन्हीं के परिवार को, उन्हीं के बाल बच्चों को मिलता रह जाता है, और जो रियल डिप्राइव्ड हैं, जो गरीब हैं, वो गरीब ही रह जाते हैं, या उनको बहुत छोटी नौकरियों में, निचले स्तर के नौकरियों में, क्लास 4 के नौकरियों में उनको जाना पड़ता है। दूसरी बात जो एक है कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सरकारी नौकरियों की कमी आएगी, होना ही है। और जो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं होता है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में है वो जो है सो गुणवत्ता के आधार पर काम करता है। तो रिजर्वेशन आप उसको अगर दबाव बनाइएगा तो वो अपनी फैक्ट्री बंद कर देगा और चल देगा, तो वहाँ रिजर्वेशन नहीं होगा। तो निश्चित रूप से हम लोगों को इसका उपाय सरकार को भी सोचना है और लोगों को भी सोचना है कि हम आर्थिक रूप से इतना मजबूत लोगों को बनाने का प्रयास करें कि वो उनको धीरे धीरे रिजर्वेशन के प्रति जो आसक्ति बढ़ती जा रही है सभी जातियों में, जो मजबूत जातियां हैं वो भी जो मांग रही हैं, तो ये इसके तरफ जो है सो उनका ध्यान वहाँ से हटे और लोग एक स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करें। जॉब्स क्रिएशन हो और व्यापार में और इस तरह के चीज़ों में जो है सो लोग इन्वॉल्व हों, ताकि वो प्रेशर जो है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सरकारें हैं, वो चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हर जगह वो जो है सो दबाव में चल रही है और वो चुनाव जीतने के लिए अब एक सगुफा हो गया हुआ है। जैसे आपने देखा कि इस बार के चुनाव में एक बहुत एक झूठा ये चलाया गया कि साहब 400 सीट इसलिए मांगा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दे। अरे रिजर्वेशन कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता है, इसलिए कि रिजर्वेशन को संविधानिक प्रावधान उसका हो गया हुआ है। और वो जो है सो फिर आज के दिन में इतना सेंसिटिव मुद्दा रिजर्वेशन हो गया हुआ है कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी, कोई भी जो सत्ता में बैठेगा, वो कम से कम उसको, वो बिरनी का खोता है, उसको कोई छूना नहीं चाहेगा। तो इसलिए सब लोग जान रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इस आरक्षण का मुद्दा ही एक ऐसा मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, कि इसको चला के बार चला के लोग अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वीरेंद्र जी से जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज हाई कोर्ट का निर्णय आया है, 15% जो आरक्षण जातिगत जनगणना के बाद बढ़ाया गया था, अब वो खारिज हो गया है, कहीं ना कहीं सरकार को झटका लगा है। निश्चित रूप से ये आरक्षण जो है बनावटी था। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जो अधिकार था कि 50% से आगे आरक्षण को नहीं बढ़ाना है, राजनीतिक लोगों ने इसको राजनीति का मुद्दा बनाया वोट के लिए। ये कोई मुद्दा नहीं था और ये बढ़ाना आवश्यक भी नहीं था, और इन लोगों ने अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसको बढ़ाया। और पॉलिटिकल लोग बार बार आरक्षण को मुद्दा बनाकर अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई करके, विकास का काम नहीं करके अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई लड़ा के और चाहते हैं वोट लेना। जो ये 15% आरक्षण इन्होंने ज़्यादा लागू करने का घोषणा किया था, ये तो बिल्कुल सामाजिक दृष्टिकोण से गलत था, आपस में लड़ाने की बात थी। ये कम से कम विद्यालय को, जहाँ से आदमी को बनाने का फैक्ट्री है, विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उसको मजबूत नहीं करते हैं, लेकिन आरक्षण को मजबूत करते हैं। आरक्षण में लगे हुए हैं, ठगने में लगे हुए हैं, अगड़ा पिछड़ा को लड़ा के वोट लेना चाहते हैं। ये वोट की राजनीति थी और इन्हीं राजनेताओं को इसका लाभ मिलता है। जिसका बाप था मंत्री, उसका बेटा हो गया अब MP, उसका बेटी हो गया MLA। इस तरह से उसी परिवार को लगातार लाभ मिलता है। आप देखिए, रामविलास पासवान जी का सब हो गया MP MLA, जगजीवन राम का सब हो गया MP MLA, स्वर्गीय जगजीवन राम जी का देखिए इतिहास उठा के,
मुजफ्फरपुर जिला में रमई राम जी का देखिए लगातार आरक्षण से एमएलए होते गए, अब बेटी को भी चाहे उसको भी बना लिए। तो इस तरह का जो लाभ है आम जो अनुसूचित जाति का लोग है, आम जो पिछड़ा वर्ग का लोग है, अति पिछड़ा है, उनको कहाँ इसका मिलता है। ये तो राजनीतिक लोग वोट के लिए इस तरह से करते हैं। क्यों नहीं सामाजिक जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए विद्यालय की व्यवस्था करें, उनको पढ़ाई लिखाई में उनको बराबरी का दर्जा में पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उनमें काबिलियत किया जाए, काबिलियत भरा जाए। ये तो नहीं करने का इनको फुर्सत है। स्कूल कॉलेज मजबूत हो, जहाँ आदमी बनाने का फैक्ट्री है वहाँ तो ये सोचते नहीं हैं, समाज में लड़ा कर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। और ये आरक्षण जो रद्द हुआ है वो निश्चित रूप से अच्छा हुआ है कि सामाजिक दृष्टिकोण से इन लोगों ने जो गलत कुपोषित विचार को लाने का काम किया था उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कहीं कि जातिगत जनगणना हुआ है तो मतलब ये भी तो कहीं ना कहीं समाज में भेदभाव बंटवारा के लिए हुआ है। ये भी राजनीतिक लाभ के लिए कराया गया था। हर कोई जानता है कि कौन कितना प्रतिशत है, सबके दायरे में है, लेकिन आपस में लोगों को वैमनस्यता पैदा हो इसके लिए इन लोगों ने जातीय जनगणना कराया। जातीय जनगणना से कौन सा फायदा हो गया बताइए? कोई भी फायदा हुआ है? सारा नौकरी खत्म हो रहा है। आज जब इलेक्शन आता है तो लोग कहते हैं हम 3 लाख नौकरी देंगे, हम 6 लाख नौकरी देंगे, हम 9 लाख नौकरी देंगे। तो इन लोगों को तो आम जनता को चुनाव के समय जूता मारना चाहिए कि इतना दिन से तुम नौकरी छुपा के कहाँ रखा था जो चुनावी वर्ष में तुम नौकरी का घोषणा करते हो आरक्षण का के नाम पर। इतना दिन से क्यों छुपा के रखा था तुम नौकरी? यदि था ही 3 लाख 5 लाख 9 लाख तो तुम दिया क्यों नहीं इतने वर्षों में? इतने वर्षों में लालू यादव ने राज किया 15 साल 30 साल 15 साल ये कर रहे हैं, नीतीश 17 साल 18 साल से। आज अब बोलते हैं कि सब बहाली करेंगे। 18 साल से क्या कर रहे थे? पिछड़ों को ठग रहे थे लोग, अति पिछड़ों को ठग रहे थे, अनुसूचित जाति के लोगों को ठग रहे थे और झूठा 15% आरक्षण आप बढ़ा रहे हैं। आपको ये पावर नहीं था। ये तो कोर्ट के नियम के अनुसार और इंडियन पैनल कोड में जो अधिकार है उसके अनुसार ये सही हुआ है। और इस तरह के जो हाई कोर्ट ने झटका दिया है निश्चित रूप से सरकार को झटका लगा है और आम आदमी के बीच इसमें कोई वैमनस्यता नहीं होगी। कब तक ये आरक्षण के नाम पर जो है वो राजनीति रोटी सेकी जाएगी और कब तक पार्टियां जो है कहीं ना कहीं आरक्षण के नाम पर राजनीति रोटी सेकेगी? और बता दें कि अब तेजस्वी यादव जो है अगर आरक्षण अगर ये जो दायरा है अगर वो फिर से नहीं आया तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित भाइयों के लिए आगे जाके लड़ाई लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा है कि जिस प्रकार से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का पैर पकड़ लिया था। और आपको बता दें कि जो आरक्षण जो घटा है इसको लिए भी कहीं ना कहीं वो पैर पकड़ लिया। इसमें वीरेंद्र राय जी से बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस पर? नेताओं का तो इसमें कोई दोहरा चरित्र है। पिछड़ा अति पिछड़ा की बात ये लोग कर रहे हैं और आरक्षण में समाज को बांटते जा रहे हैं। नौकरी देंगे तब तो किसी बेरोजगार का होगा, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो। ये बहाली करते ही नहीं हैं। जितने रिक्तियां हैं उसको ये दबाए बैठे हैं, वर्षों से दबाए बैठे हैं। चुनावी वर्ष आया है तो ऐलान करते हैं। ये लोग सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। कहीं कोई विकास और कहीं कोई आरक्षण की लड़ाई नहीं है। चाहते हैं कि 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मुद्दा को हम लोग लड़ाते रहें ताकि इनको आने वाला विधानसभा चुनाव में वोट पिछड़ा वर्ग का लोग कर दे। यही कारण, यही मुख्य कारण यही है। और ये जानबूझ के लिंगर करेंगे 1 साल तक। सुप्रीम कोर्ट चाहे जहाँ भी, सुप्रीम कोर्ट तो पहले कैप पहना दिया है और आरी झोड़ी बना दिए हुए है कि 50% से ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो इधर थेथराई है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर यूएन कोर्ट जाएंगे, पुनिया के किसी कोर्ट जाएंगे। तो संविधान के आधार पर जो बना हुआ है वही नहीं इनको मिलेगा। बीजेपी पे कहने के तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो इन लोगों का पेशा है। झूठ बोलना, एक दूसरे पर आरोप लगाना। ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आएगा इसी तरह का गाली गलौज ये सब सुनिएगा। इन लोगों का नाटक है। जनता बिहार की जान चुकी है इन लोगों के नाटक को। आने वाले समय में लोग सब लोग साफ हो जाएगा। बिहार में कोई तीसरा विकल्प आया है? तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर बना रहा है, जो कहा है कि आरक्षण के आधार पर हम देंगे लोगों को सीट। यदि जो जितना जिसका है संख्या उसका हम भागीदारी देंगे। और जो ऊंची वर्ग के भी लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको भी हम मुख्य धारा में लाएंगे। विकल्प तो बन ही जाएगा उस तरह का। बिल्कुल। देखिए कि आज बिहार सरकार को कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 15% जो आरक्षण है
वो खारिज हो गया। जो जातिगत जनगणना हुआ था उसके बाद इसका दायरा बढ़ाया गया था। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि महागठबंधन के सरकार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था और एनडीए के सरकार में इस दायरा को घटा दिया गया है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? कोई आरोप नहीं है, बिल्कुल ये चुनावी आरोप प्रत्यारोप है। आम जनता को इससे कहीं नहीं मिल रहा है। और जब से 30 साल से ये लोग है, कितना बहाली किया है 30 साल में। ये लोग पिछड़ों को कितना आरक्षण के रूप में नौकरी दिया है, युवाओं को, पिछड़ा अति पिछड़ा या ऊंची जाति के जो लोग बेरोजगार हैं नौजवान, बहाली करेंगे तब तो किसी का होगा। बहाली तो इनको करना नहीं है। 30 साल में कितनी बहाली की है। एक एक ब्लॉक में एक ऑफिसर 4 ब्लॉक का मालिक बना हुआ है और चारों में कहीं नहीं रहता है। पदाधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, लेकिन बहाली नहीं करते हैं। और बहाली का पैसा कहाँ बहा रहे हैं। अभी जो दारू बंद हुआ वो पैसा कहाँ जा रहा है? ग्रामीण इकनॉमी में। सारा जो लोग है वो दूसरे तरह का नशा का लत खा के पूरा गांव बर्बाद हो रहा है। सारा उठा के देखिए, बिहार का इकनॉमी बर्बाद हो रहा है, लोग बेरोजगारी से तबाह है। और ये लोग नाटक करने में लगा हुआ है। 1 साल जो ही बचा है चुनाव का, तो इसी तरह से लड़ झगड़ के बिहार को कुछ होना जाना नहीं है इन लोगों से। इन लोगों को देख लिया 30 वर्ष में कि क्या कर सकते हैं। एक सुई और रुई का फैक्ट्री नहीं लगा सका ये लोग, तो चीनी मिल स्टार्ट होगा इनसे, बेरोजगारी दूर होगा ग्रामीण स्तर पर। जो हमारा जो ग्रामीण स्तर का जो एग्रो बेस इंडस्ट्री है वो चालू ये लोग करेंगे। सिर्फ गन्ना का इंडस्ट्री चालू कर दे तो पूरे बिहार का बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग करने वाले नहीं हैं। ये लोग इसी तरह से लड़ा झगड़ा के अपना वोट बैंक मजबूत करके चाहते हैं कि अगले बार भी हम सत्ता में बने रहें। बिल्कुल। तो देखिए कि आरक्षण का दायरा जो है वो 15% घटा दिया गया है। आखिरी सवाल अरुण बाबू से लेंगे, शॉर्ट में बताइएगा, जिस प्रकार से आरक्षण का दायरा घटाया गया, ऐसा भी हो सकता है कि जिसका आर्थिक स्थिति, बहुत सारे वर्गों में स्वर्ण वर्ग की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग गरीब हैं, उन लोगों को भी आरक्षण, अगर इस तरह से अगर आरक्षण की बात करें तो उन लोगों को मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, भारत सरकार ने तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की है। लेकिन उसमें उसने सीट्स बढ़ा दिए हैं। जहाँ जैसे महाविद्यालयों में एडमिशन का मामला है, IITs में, IIM में, तो सीट उन्होंने बढ़ा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको संवैधानिक माना है। जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूँ, देखिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस इशू पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। दरअसल जो बात वीरेंद्र राय जी कह रहे हैं उसमें भी एक निश्चित रूप से एक सार्थक बात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा आपको कि आज के दिन में भी भारतवर्ष में सामाजिक रूप से लोग पिछड़े हुए हैं। अब देखिए, एक बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि जो जादव समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं और कुशवाहा समाज के लोग हैं, ये 3 जातियाँ जो हैं ये एक तरह से सवर्ण जातियों के दायरे में आ गई हुई हैं। यहीं पर राय जी बैठे हुए हैं, जादव समाज से आते हैं। हम लोग उनको कितना रिगार्ड करते हैं, क्यों रिगार्ड करते हैं? इसलिए कि एक स्टेटस इन्होंने अपना बदल लिया है। ये बहुत बड़े जो है सो कोऑपरेटिव के और ख़ास करके दूध का जो क्षेत्र है, जो जिसको हम लोग यहाँ सुधा दूध के नाम से जानते हैं, उसके बहुत बड़े नेतृत्व करता है, देश विदेश से घूमे हुए हैं। तो इनका स्टेटस बदल गया तो इनके विचार भी बदल गए हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो आज भी सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो एक तो इस पर व्यापक बहस करके, और जो नितांत एक आर्थिक आधार भी रहे उसका कि भाई गरीबी है, अगर सवर्णों में गरीबी है उसको भी कुछ लाभ दिया जाए, और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जिनका स्टेटस नहीं बदलता है तो वो गरीबी और गरीब होते चले जा रहे हैं, तो उनको अगर आप रिजर्वेशन नहीं दीजिएगा तो वो मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। तो नेचुरली आपको एक समन्वय और संतुलन बना के चलना होगा। और इस पर एक जो है सो लोगों के बीच से एक इस पर व्यापक बहस चलाकर एक आपको निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आखिर हम इस मुद्दे का समाधान हम कैसे करें। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो अब सोचना होगा कि कब तक जो है आरक्षण के नाम पर राजनीति होती रहेगी और कब तक जो आर्थिक पिछड़ा समाज है
उनका कब उद्धार होगा, क्योंकि हर वर्ग में कहीं ना कहीं, हर समाज में, हर वर्ग में कहीं ना कहीं लोग पिछड़े होते हैं, उनका कब उद्धार होगा, इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा और कोई बड़ा कदम उठाना होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे पैनल में वीरेंद्र राय जी थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, और दूसरी तरफ हमारे बात करेंगे प्रोफेसर अरुण बाबू थे, जो राजनीति विशेषज्ञ है। उनसे हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने किस प्रकार से अपनी बातों को रखा और विस्तार पूर्वक से बताया किस प्रकार से आरक्षण का जो दायरा है उस पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।